भारतीय संविधान में आपका स्वागत है। और हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक, और प्रारंभ किए थे भाग 2 का नागरिकता, सिटीजनशिप। ठीक है। और इसमें हम लोग समझे थे कि नागरिक किसे कहेंगे और ये नागरिकता किस किस व्यक्ति को दिया जाएगा। तो ये हम लोग पढ़ने वाले हैं भाग 2 में आर्टिकल 5 से 11 तक। सबसे पहले हम लोग आर्टिकल नंबर 5 पढ़ते हैं। आर्टिकल नंबर 5 क्या कहता है कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, जब संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया। तो संविधान लागू होने के बाद किस किस व्यक्ति को भारत का नागरिकता दिया जाएगा या कौन व्यक्ति भारत का नागरिक कहलाएगा, यह भी तो जरूरी था। तो ये 3 आधार पे उस समय संविधान बनाने वालों ने 3 आधार पे ये डिसाइड किया कि किसे भारत का आदमी नागरिक समझा जाए और किसे विदेशी नागरिक। क्योंकि हमारे देश में जो है संविधान लागू हो चुका था, और संविधान लागू हो चुका था तो आपको एक चीज बतला दें कि यहाँ पे विदेशी भी रह रहे थे जो विदेश से आए हुए थे। कुछ लोग यहाँ पे बहुत दिनों से रह रहे थे जो भारत के हित के लिए कार्य करता है। क्योंकि नागरिक कौन है जो अपने देश के प्रति प्रेम भाव रखता हो, यानी जिसे अपने देश से प्रेम हो, अपने देश को विकास के तौर पे ले जा सके, वो ना भारत का नागरिक कहलाएगा। तो 3 आधार पे यहाँ पे रखा गया। पहला जो आधार था वो है कि वह भारत राज्य के क्षेत्र में जन्मा। अगर उसे भारत का नागरिकता चाहिए तो वह व्यक्ति भारत राज्य के क्षेत्र में जन्मा हो, तो जन्म के आधार पे उसे भारत का नागरिक कह सकते हैं। किस आधार पे? तो जन्म के आधार पे। दूसरी बात है उसके माता पिता में कोई एक भारत का जन्मा हो, मतलब दूसरा में कि वह व्यक्ति अगर भारत का नागरिकता चाहिए तो उसके मम्मी पापा भले वो भारत का ना हो, लेकिन उसके मम्मी या पापा दोनों में से कोई अगर भारत में जन्मा हो तो उस व्यक्ति को भी भारत का नागरिकता दी जाएगी। फिर बोलता है कि वह संविधान लागू होने से पहले कम से कम 5 वर्षों तक, संविधान लागू होने से पहले कम से कम 5 वर्षों से भारत में रह रहा हो। जैसे कोई आया दूसरे देश से, अब उस समय तो भैया हमारा देश गुलाम था, लेकिन बहुत सारे लोग आए और यहाँ पे रहने लगे। अब क्या है कि हमारी आजादी हो चुकी है, अब हमारा एक संविधान है, तो व्यक्ति बोल रहा है भैया हमको रहने दो ना, काहे हमें भगा रहे हो। तो ठीक है, उसके लिए क्योंकि वो व्यक्ति 5 साल से यहाँ पे रह रहा है तो उसे भारत का नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, समझ में आया? तो अनुच्छेद 5 क्या कहता है कि जन्म के आधार पे जो है उसे भारत का नागरिकता दी जाएगी, या उसके माता पिता में से कोई भी भारत में जन्म लिए हों उस व्यक्ति को भी भारत का नागरिकता दी जाएगी। तीसरा क्या है? तीसरा, अगर कोई व्यक्ति भारत में आजादी से 5 साल पहले, यानी भारत को आजाद होने से पहले 5 साल से वो भारत में रह रहा हो तो उसे भी नागरिकता दी जाएगी। तो ये अनुच्छेद 5 कहता है। अनुच्छेद 6 क्या कहता है कि पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता दी जाएगी या नहीं। हम जानते हैं कि पाकिस्तान
और भारत का बंटवारा हो गया था। अब जो पाकिस्तान से बेचारे भारत आ रहे थे, क्या उन्हें नागरिकता दी जाएगी? तो जी हाँ, दी जाएगी। तो क्या हुआ था कि 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आए थे। ठीक है, जब 19 जुलाई 1948 से पहले वो भारत आए थे, उनको दी जाएगी। 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आए, उन्हें भी दी जाएगी नागरिकता। तो स्टार्टिंग में जो क्या हुआ था सो बता दे रहे हैं। तो सिंपल सा ये दो चीज याद रखना है कि पाकिस्तान के लोगों को नागरिकता कब दी जाएगी। तो 19 जुलाई 1948 से पहले अगर पहले भारत आए थे, ठीक है, मतलब पहले, तो उसको नागरिकता 48 के बाद अगर आ रहा है भारत, तो उसको भी नागरिकता दी जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये हो गया था कि यहाँ पे किसी प्रकार का रोक टोक नहीं था। जिसको मन उसको, जो जब मन तब उठा के यहाँ चले जा रहा है, जब मन जिसको उठा के वहां। ठीक है, अनुच्छेद, तो देखिए इसी में एक चीज और आपको बता दें कि इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गया था। अनुच्छेद 7 भी आपको थोड़ा सा समझा देते हैं दोनों कि अनुच्छेद 7 क्या कहता है, भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता। ठीक है, तो चलिए इसको सबसे पहले ये जान लेते हैं, ये दोनों 6 का। 6 में हम लोग को सिंपल सी बात कर रहा है कि पाकिस्तान के द्वारा, तो भारत और पाकिस्तान के बंटवारा हुआ तो काफी ज्यादा लोग इधर से उधर होने लगे। मतलब समझ में नहीं आ रहा था, कोई इधर आ जा रहा था, कोई उधर जा रहा था। अब भैया इसके चलते बहुत ज्यादा दंगा फसाद हो गया। नहीं होता है कि क्लास में, हम क्लास का उदाहरण आपको देते हैं, क्योंकि क्लास में अगर कोई रूल्स बनते हैं, ठीक है, अगर बच्चों को हम क्या बोलते हैं ना कि कभी कभी क्या हो जाता है, क्लास में बहुत सारे बच्चे आगे प्रेजेंट होंगे, तो मान लीजिए अगर बेंच कम पड़ जाते हैं, या बच्चों में कुछ बच्चे कहते हैं कि हम पीछे बैठते हैं, कुछ बच्चे बोलते हैं कि हम आगे बोलते हैं, तो ऐसे में कहते हैं कि ऐसा करो कि सारे बॉयज ये साइड आगे आ जाओ, सारे गर्ल्स पीछे चल जाओ। अब ऐसे में अगर हम खाली कह दें कि बॉयज आगे आ जाओ, गर्ल्स पीछे चले जाओ, तो ऐसे में अफरा तफरी मच जाता है। जिसको मन वैसे, जैसे मन वैसे आ रहा है, खंजा रहा है, आ रहा है, खंजा रहा है। इसके लिए भैया नियम बनाना पड़ता है। अगर मैं नियम बना दूं कि बच्चे फर्स्ट बेंच के बच्चे गर्ल्स जो हैं वो सावधानी पूर्वक पीछे जाएं और लास्ट बेंच के बॉयज जो है वो सावधानी पूर्वक आगे आए, तो यहां पे किसी प्रकार का लड़ाई होगा? बिल्कुल नहीं होगा। इंडिया और पाकिस्तान में क्या अगर नागरिकता की बात उस समय देखा गया कि जब जिसको मन वो आए जा रहा है, जाए जा रहा है, मतलब क्या है भैया ये तो। और जिसके वजह से काफी ज्यादा जो है माहौल बिगड़ते जा रहा था, मारपीट। क्योंकि देखिए भगदड़ में अक्सर क्या होता है, अगर क्लास स्कूल में प्रेयर होता है, अब प्रेयर होता है, उसका प्रेयर खत्म हो जाने के बाद क्या बोला जाएगा कि सभी बच्चे अपने अपने क्लास में चले जाएं। ठीक है, तो सभी बच्चे अपने अपने क्लास में चले जाएं तो क्या होगा, कोई बच्चा दौड़ते हुए इधर को दौड़ेगा, कोई उधर के दौड़ेगा, कोई उधर की बच्ची दौड़ेगी, और सब आपस में टकरा के किसी को चोट लग जाएगा, कोई गिर जाएगा, किसी के ऊपर किसी का पेट चला जाएगा। लेकिन वही नियम से कि क्लास 1 के बच्चे जाए, क्लास 2 के बच्चे जाए, आफ्टर दैट 3, 4, 5। तो एक नियम से यहां भी नियम लगा, अनुमति पत्र की प्रणाली। ये लागू हुआ कब? ये लागू हुआ था 19 जुलाई 1948 को। कब लागू हुआ? 19 जुलाई 1948 को। ठीक है, ये प्रणाली लागू हुआ। उसका नाम क्या था? अनुमति पत्र की प्रणाली। इसी को बोला जाता है परमिट। क्या बोला जाता है? परमिट। ठीक है, परमिट। यानी परमिट, आप देखते हैं ना गाड़ी जब चलती है तो वहां भी परमिट लिया जाता है, लिया जाता है ना, गाड़ी जब चलती है तो उसमें भी परमिट लिया जाता है। परमिट इसलिए लिया जाता है ताकि, प्रॉब्लम ये होता है कि परमिट हम लोग इसलिए लेते हैं कि आपके पास परमिट है यहाँ, जैसे कि हम झारखंड ट्रैफिक रूल में बताते हैं कि सिटी के अंदर जो टेम्पो ऑटो जो चलता है उसके लिए उस ऑटो को क्या लेना पड़ता है? परमिट लेना पड़ता है। वो परमिट से ही वो क्या करता है कि सिटी के अंदर जो है वो चला सकता है। अगर उसके पास परमिट नहीं तो ट्रैफिक पुलिस उसको क्या है, चालान काट देगा कि आपके पास परमिट नहीं है सिटी के अंदर चलने का। तो परमिट यहां पे इसको पाकिस्तान से परमिट लेके इंडिया में आना होगा, और उसके बाद इंडिया में उसके 6 महीना
रहना होगा। ठीक है, केवल इंडिया में आना ही नहीं होगा, इंडिया में परमिट लेके वो आया, उसके बाद उसको 6 मंथ तक बिल्कुल रह के देखना होगा। अगर वो 6 महीना तक सही ठाक रहा, उसकी जांच पड़ताल सब ठीक ठाक रहा, तब उसको जो है भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। तो ये समझ में आ गया ये परमिट। ठीक है, आपसे पूछ सकता है कि परमिट कब लागू किया गया था, तो आप सिंपल सा बोल सकते हैं 19 जुलाई 1948 को। ठीक है, क्यों लागू कर दिया गया था? क्योंकि लोगों माहौल चूंकि बहुत ज्यादा बिगड़ गया था, लोग यहां वहां जा रहे थे, अफरा दफरी मच गया था, इसलिए इस नियम को लागू करना पड़ा। अनुच्छेद 7 क्या कहता है? भारत बेचारे कुछ लोग जो हैं वो चले गए 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान गया, यानी 1 मार्च 1947, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। लेकिन जिस समय आजादी की बात हो रही थी तो कुछ लोग सोचे कि भैया हिंदुस्तान और पाकिस्तान तो अब बट ही जाएगा, चलो क्यों नहीं हम लोग पाकिस्तान चले जाते हैं। लेकिन जब पाकिस्तान चले गया और पाकिस्तान जाने के बाद उनके साथ जो है, जब पाकिस्तान अलग हो गया तो उनके साथ दुर्व्यवहार होने लगा, या वो कह सकते हैं कि उनको वहां किसी प्रकार से बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगा, तो बेचारे जो है वापस इंडिया आना चाहते हैं कि भैया अब हमें इंडिया में रहने दो प्लीज। तो इंडिया में आप रहो ना, इंडिया आपको भगाया कहां? पाकिस्तान को भी तो इंडिया अलग कहां कर रहा था, उसने मांग की, तब जाकर उसको एक अलग देश दिया गया। समझ रहे हैं ना? हम आपको भगा कहां रहे हैं? नहीं ना भगाए थे। अब वो बेचारा वापस आ रहा है तो हम आपको शरण दे रहे हैं, लेकिन आपके ऊपर भी वही नियम लागू होगा जो अनुच्छेद 6 में हुआ कि आपको 6 महीना वहां से परमिट लेके आना होगा। क्या? परमिट। ठीक है, और परमिट के बाद आपको 6 मंथ तक जो है इंडिया में रहना होगा, उसके बाद आपको जो है नागरिकता दी जाएगी। तो आर्टिकल 7 भी आप समझ गए होंगे। आर्टिकल 8 यानी अनुच्छेद 8 क्या कहता है? भारत से बाहर रहने वाले भारतीय लोगों की नागरिकता दी जाएगी या नहीं। अब सिंपल सी बात है कि जो कुछ लोग जो है विदेश में रहे, वो इंडियन है बट विदेश में रहे, विदेश में स्ट्रगल किए, ठीक है, विदेश में बस गए, अब वो भारत के नागरिकता के अधिकार है या नहीं। तो वही चीज इसमें भी लागू होता है कि अगर वो व्यक्ति भारत का हो, ठीक है, यानी कि उसके मम्मी या पापा दोनों में से कोई व्यक्ति भारत में जन्मे हो, तो उस व्यक्ति को नागरिकता दी जाएगी। समझ रहे हैं ना? नागरिकता उसको दिया जाएगा अगर उस व्यक्ति का मम्मी या पापा दोनों में से कोई भी व्यक्ति भारत का रहा हो, भारत में जन्मा हो, तो उस व्यक्ति को भारत की नागरिकता दी जाएगी। तो ये आपका अनुच्छेद 5 से लेके आपका अनुच्छेद 8 तक नागरिकता देने की बात की गई। अब क्या है कि किसी व्यक्ति को नागरिकता तो मिल गया, अब नागरिकता में जो है संशोधन, बदलाव या किसी का नागरिकता को रद्द कर देना, वो क्या है? तो देखिए अनुच्छेद 9 वही बोलता है कि विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त। मैं इंडियन हूं, चला गया अमेरिका और अमेरिका में जाके बस गया और वहां का सिटीजनशिप ले लिया, तो भैया इंडिया का सिटीजनशिप रद्द। आप कहीं भी एक के बन के रह सकते हैं, दो गो के बन के नहीं रह सकते। या तो आप इंडियन हो तो इंडियन रहिए, या तो आप पाकिस्तानी हो तो पाकिस्तानी रहिए। कहने का मतलब भी आप सोचिएगा कि मैं इंडियन भी रहूंगा और पाकिस्तानी भी रहूंगा, तो यह संभव नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट बोलता है कि अगर आप किसी विदेशी सिटीजनशिप ले लेते हैं किसी विदेश का, तो आपका इंडिया का सिटीजनशिप क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। समझिए ना? तो ये सिंपल सा 9th बोलता है कि भैया आप विदेश में जाइए, रहिए, घूमिए, खाइए, पिलिए, ठीक है, आपका सिटीजनशिप समाप्त नहीं। लेकिन अगर आप विदेश में जाके बस जाते हैं और वहां की सिटीजनशिप ले लेते हैं, तो इंडिया से आपका कोई नाता नहीं होता है। अनुच्छेद 10 क्या बोलता है कि नागरिकता बना रहना। आपका नागरिकता तब तक
बना रहेगा जब तक कोई अन्यथा कार्य आप ना करें। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का नागरिकता रद्द अगर करने की बात है तो उसकी नागरिकता रद्द तब की जाएगी जब वो देश के खिलाफ कोई गलत कार्य करता हो। अब पाकिस्तान और इंडिया में युद्ध होगा और कोई व्यक्ति पाकिस्तान की जय बोलेगा, पाकिस्तान के लिए वो नारे लगाएगा, तो उस व्यक्ति का इंडिया से कोई नाता नहीं है। हमें स्टार्टिंग में नागरिकता का डिफिनेशन दिए थे आपको कि नागरिकता के मतलब वह व्यक्ति जो अपने देश और राज्य के प्रति प्रेम की भावना, आस्था रखता हो, उसी व्यक्ति उस राज्य का नागरिक कहलाता है। तो मान लीजिए यहां पाकिस्तान और इंडिया के बीच जो है वो क्या होगा, युद्ध होगा। और युद्ध होगा और यहां के लोग अगर बोलेंगे कि पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएंगे तो उस व्यक्ति का जो है नागरिकता रद्द कर दी जाएगी। जैसे क्रिकेट मैच होता है तो उस मैच में अगर कोई व्यक्ति उसका सपोर्ट करता है, या सपोर्ट करना अलग बात हुआ, या कह सकता है नारे लगाता है, तो उसका नागरिकता रद्द कर दी जाएगी। अब नागरिकता रद्द करने का मतलब ये तो नहीं है संसद के पास इसका पावर है, लेकिन बिना किसी कारण का किसी भी व्यक्ति का नागरिकता रद्द आप नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा होता तो हर एक इंडिया, आप जानते हैं कि हमारा देश जो है भारत, वो क्या है, आपको तो पता है कि हमारा भारत जो है वो एक धर्मों का देश नहीं है, विभिन्न धर्मों का देश है, विभिन्न समुदाय का देश है, विभिन्न जातियों का देश है। तो जरा सोचिए, जहां इतने सारे लोग मिलके एक देश में रहते हैं और एक संविधान है, जहां इस संविधान के तहत सभी को जोड़ के रखते हैं। अगर ऐसा होता तो अगर इस अति में ये होता कि संसद के पास ये अधिकार है कि किसी को भी हटा सकता है तो किसी को हटा देता, लेकिन बिना कारण के वो किसी को नहीं हटा सकता है। समझिए ना। तो नागरिकता आपका रद्द हो जाएगा अगर आप कोई भी अपने देश के प्रति गलत कार्य करोगे, तो आपका सिटीजनशिप समाप्त हो जाएगा। याद रखिएगा। अनुच्छेद 11 बोलता है कि नागरिकता कानून संसद के द्वारा बनाई जाएगी। चूंकि अभी तक जितने भी नागरिकता कानून आपने देखा हुआ कि नॉर्मली उस समय की स्थिति को देखते हुए ये सारे नियम बनाया गया, लेकिन संविधान बनाने वालों ने बाकी का कार्य के लिए अनुच्छेद 11 छोड़ के रखें कि नागरिकता कानून में जो है संशोधन और उसमें नए नियम लाने का कार्य और संसद के द्वारा की जाएगी, संसद के द्वारा बनाई जाएगी। क्योंकि अभी जो है उस सिचुएशन के अनुसार ये सारे बनाए हैं प्रेजेंट में, ना तो यहाँ पाकिस्तान और हिंदुस्तान में कोई लोग आ रहे हैं या जा रहे हैं, वो स्टार्टिंग को समय को देखते हुए ये पढ़ाया गया था, बतलाया गया था। ठीक है ना। अभी जो क्या क्या इसमें संशोधन हुआ वो सारे संशोधन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर अनुच्छेद की बात करें तो 5 से 11 तक अनुच्छेद हम लोग डिस्कस कर लिए, लेकिन अब हम लोग एक जो इसमें संसद द्वारा जो नियम अधिनियम पारित किए गए हैं, संशोधन किए गए हैं, उसके बारे में भाग 2 नागरिकता पढ़ रहे हैं, सिटीजनशिप। ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस किए थे कि भारत हमारा आज़ाद हो गया था और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो है जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो चुका था तो काफ़ी ज़्यादा भगदड़ मच गया था। लोग जो हैं कोई वहाँ जा रहा है, कोई यहाँ आ रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा खून खराबा स्टार्ट हो चुका था और देश का माहौल बिगड़ गया था। तो तत्कालीन जो है नागरिकता कि कौन सा व्यक्ति जो है वो भारत का कहलाएगा, कौन पाकिस्तान का कहलाएगा, तो नॉर्मली बना दिया गया था। और हम लोग पढ़े थे कि अनुच्छेद 10 जो है 11 वो हम लोग को नागरिकता का जो पिछले वीडियो में पढ़े हैं 5 से लेके 11 तक की कहानी। तो 5 से 11 तक की कहानी में हम लोगों को बतला दिया गया कि जो भारत में जन्मे हों, जिनके वंश भारत में रहे हों, जन्म के आधार पे, वंश के आधार पे, तो ये सारे चीज़ तो मिल गया, तत्कालीन बना दिया गया।
ठीक है, फिर परमिट लगा, क्योंकि पाकिस्तान से जब मन तब यहाँ लोग आ रहे थे, जब मन तब वहाँ लोग जा रहे थे, तो ये सारी चीज लग गए। लेकिन अनुच्छेद 11 आपका जो है वो बोलता है कि नागरिकता पे, ऐसे तो वो हम लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान बोलता है कि समय के साथ इंसान जो होते हैं ना, समय के साथ वो बदलते हैं, परिवर्तन मांगता है। समाज क्या मांगता है आपसे? तो परिवर्तन मांगता है। समय के साथ जो है समाज में परिवर्तन होना चाहिए। तो लॉ भी जो है, इंडियन लॉ, वो कहता है कि समय के साथ लॉ में चेंजेस आना चाहिए, अमेंडमेंट होना चाहिए। अगर चेंजेस नहीं आएगा तो समाज जो बदल रहा है उसके अकॉर्डिंग वो नहीं होगा। अब जरा सोचिए ना, थोड़ा सा आप एकदम पीछे थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा कि समय परिवर्तन कैसे मांगता है। आज से पहले, आज से 10 साल पहले ही की बात करता हूं मैं। 10 साल पहले लोग इतना ज्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं होते थे। कहने का मतलब है इतना ज्यादा लोगों के पास बड़ा फोन नहीं होते थे। और अगर उतना भी पीछे हम नहीं जाना चाहते हैं तो कोरोना काल से ही थोड़ा सा पीछे चला जाए तो लोग इतना ऑनलाइन स्टडी या ऑनलाइन अदर एक्टिविटीज जो है, शॉपिंग और क्या बोलते हैं कि जितना भी बैंकिंग वैंकिंग सारा कुछ मोबाइल से अटैच हो चुका है। तो समय क्या बोल रहा है कि परिवर्तन चाहिए। अब परिवर्तन क्या चाहिए? अब जैसे कि इसमें एक चीज हम बोलना चाहेंगे, शिक्षा पे भी। यहां पे आपको इसलिए उदाहरण दे रहे हैं ताकि आपको समझने में इजी हो। शिक्षा, अभी शिक्षा व्यवस्था चल रहा है पुराना ही वाला, और यहाँ दुनिया मॉडर्नाइज हो रहा है, नेटवर्किंग हो रहा है। तो जो है वो दुनिया के हिसाब से शिक्षा व्यवस्था को भी चेंज करना होगा और पढ़ने का स्टाइल को भी हम लोगों को चेंज करना होगा। और वही अगर चलेगा, सरकारी स्कूल की वही हाल है और प्राइवेट स्कूल के भी वही हाल है, वही घिसा पीटा चौक ये, और जो है टीचर की पढ़ाने का। तो कहने का मतलब है, अभी हम उस पर बहस नहीं कर रहे हैं, बट थोड़ा सा आ गया था इसलिए बतला रहे हैं। तो यहाँ पे हम आप सोच रहे होंगे कि सर नागरिकता पढ़ा रहे हैं और नागरिकता लेकर आए। तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बतलाया था कि ये जो क्लास होगा वो केवल संविधान को हम लोगों को जानने के नहीं बल्कि उसको समझने की भी कोशिश करते हुए जाएंगे। तो उस समय तो नागरिकता नियम जो बना, बाद में इसमें संशोधन किया गया, लगभग 8 संशोधन किए गए। नागरिकता अधिनियम 1955 जो है उसमें 8 बार, इस अधिनियम को 8 बार संशोधित किया गया। वर्ष 1957, 1960, 1986, 1992, 2003, 2005 और 2015 ये संशोधित किया गया। क्या क्या संशोधन हुआ वो हम जानेंगे। भारतीय नागरिकता प्राप्ति हेतु 5 प्रकार दिए गए। अगर आपको भारत का नागरिक बनना है तो 5 प्रकार है और 5 तरह से आप भारत का नागरिक बन सकते हैं। क्या? तो 5 तरह से आप भारत का नागरिक बन सकते हैं। जन्म के आधार पे, वंश के आधार पे, पंजीकरण के द्वारा, देशीकरण के द्वारा, विदेशी भूमि के अर्जन द्वारा। तो ये पांचों चीज को हम लोग बारी बारी एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। ध्यान से समझिएगा, बहुत इजी है, कोई टफ नहीं है। ठीक है, आप अपनी भाषा में समझने की कोशिश कीजिएगा कि जन्म से आधार पे बोलता है जस्ट सॉइल, लॉ ऑफ सॉइल बोला गया है। ठीक है, इस संशोधन में क्या कहा गया था कि 26 जनवरी 1950 के बाद जिसका जन्म भारत के अंदर हुआ हो, भारत के किसी भी राज्य में हुआ हो, समझ रहे हैं, जिसका जन्म भारत के किसी भी क्षेत्र में किसी भी भाग्य में हुआ हो, वो व्यक्ति भारत का नागरिक कहलाएगा, उसे भारत का सिटीजनशिप प्राप्त होगी। समझ रहे हैं ना? जन्म के आधार के अनुसार कब? 26 जनवरी 1950 के बाद। दूसरी बात है कि उसकी मम्मी पापा, ठीक है, चाहे कहीं का भी हो, ठीक है, मम्मी पापा कहीं का भी हो, बट अगर वो भारत के अंदर वो जन्मा है
तो उसको भारत का नागरिकता प्राप्त होगी। अपवाद में क्या है कि किसे भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं होगी भाई, किस जन्म के आधार पर कौन व्यक्तियों को भारत का नागरिकता नहीं दी जाएगी, तो बता दे रहे हैं। पहला अपवाद, दो अपवाद है इसमें, ठीक है, दो है कि किसी दूसरे या शत्रु देश का राजनीति हो यानी डेवलपमेंट हो, तो वैसे व्यक्ति को जन्म के आधार पे जो है से भारत का नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। जैसे हम कह सकते हैं कि कोई दूसरा देश का व्यक्ति वहां पहले से उसका अपना सिटीजनशिप प्राप्त है, नागरिक है, और वहां पे राजनीति यानी कि वो पॉलिटिक्स में है, ठीक है, तो उस आधार पे उस व्यक्ति का यहां पे, ठीक है, सिटीजनशिप प्राप्त नहीं हो सकता है जन्म के आधार पे। मान लीजिए आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि वैसे व्यक्ति का कभी भी जो है सिटीजनशिप नहीं प्राप्त किया जा सकता, दिया जा सकता है, जो मान लीजिए कि ब्रिटेन का कोई पॉलिटिशियन हो जो वहां पे राज कर रहा हो, अब उनका बेटे का यहाँ पे जन्म होता है, तो इस आधार पे अगर आप कहिएगा कि उसको नागरिकता दे दिया जाए, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि उनके पिता जो है एक राजनीतिक है, पॉलिटिशियन है, वो जो है एक समझ सकते हैं कि अगर वैसे व्यक्ति देंगे तो हो सकता है कि ये उनकी कुछ चाल भी हो, है ना, तो इस स्टेप में वैसे व्यक्ति का नागरिकता नहीं दी जाएगी, ये अपवाद में है। दूसरा है कि शत्रुओं के अधीन भारत के किसी भाग में जन्म लेने वाले, ऐसा जो शत्रु के अधीन है, ठीक है, बोलता है शत्रुओं के किसी पाकिस्तान के अधीन रहने वाला व्यक्ति, जो उसके बारे में हर काम को खुफिया ढंग से पहुंचाने वाला व्यक्ति, वैसे व्यक्ति अगर भारत के किसी स्थान पे उस व्यक्ति का जन्म होता है तो उसे भारत का नागरिकता कभी नहीं मिलेगी। अपवाद में याद रखिएगा दोनों सिंपल भाषा में कि वैसे अगर किसी दूसरे देश का वो नागरिक हो और राजनीतिज्ञ हो और हमारे देश में नागरिकता चाहता है जन्म के आधार पे, तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। अगर उस शत्रु देश के अधीन हो, अगर काम कर रहा हो, और अधीन का मतलब मैं उसके अंडर हूं, तो ऐसे व्यक्ति का भी जन्म के आधार पे मैं नागरिकता नहीं मिलने वाला है। वंश के आधार पे, वंश के आधार के मतलब है कि वंशागत, आपके मम्मी पापा में से कोई भी अगर भारत के हैं तो आपको जो है नागरिकता मिल सकता है। किस आधार पे? वंश के आधार पे कि मम्मी के आधार पे। जैसे भारत में क्या होता है ना, भारत में क्या होता है कि मम्मी के आधार पे, जैसे कि बहुत सारे, अगर एक माँ के दो बेटे हैं, ठीक है, तो मम्मी के दो पुत्र हैं, तो दोनों को मम्मी के प्रॉपर्टीज पे इक्वल हक होगा ना। लेकिन उसी में से अगर वो मम्मी या पापा दोनों का प्रॉपर्टीज है, यहां क्या बोल रहा है, मम्मी या पापा दोनों अगर वंश हैं इंडिया का, तो उनके पुत्र को भी जो है इंडिया का नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। लेकिन दोनों में से अगर कोई नहीं है तो सिंपल सी बात नहीं होगी। हक कब आप जताइएगा? प्रॉपर्टी में, जब उस प्रॉपर्टी में आपके मम्मी या पापा दोनों में से किसी का होगा तभी ना। समझ रहे हैं ना? आगे क्या है, इसी में बाद में जो है 1992 के आधार पे माता की नागरिकता, 1992 के आधार पे मम्मी की नागरिकता के आधार पे जो है वो मिल सकता है। मान लीजिए कि मम्मी विदेश में कोई विदेशी कोई इंडियन महिला जो है वो किसी विदेश में जाकर रहती है या बस गई है, वहां पे शादी कर ली है, ठीक है, और अगर उनका सिटीजनशिप इंडिया में है, ठीक है, जैसे सानिया मिर्जा, पाकिस्तान में शोएब मलिक से उनका विवाह हुआ, तो उनका बेटा बेटी क्या इंडिया का हो सकते हैं कि नहीं? अगर मम्मी का नागरिकता है तो उनका हो सकता है। लेकिन बाद में ये 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत से बाहर जन्मे कोई भी वंश के आधार पर भारत का नागरिकता
नहीं ले सकता है। ठीक है, अब क्या है कि 3 दिसंबर 2004 के जो संशोधन हुआ उसमें भैया मम्मी के आधार पे तो मिल रहा था कि शादी करके सानिया मिर्जा चली गई, लेकिन उनके पुत्र कहीं भी जन्मे भारत, उनकी मम्मी के नागरिकता के आधार पर उनको भी भारत का नागरिकता मिल जाएगा। लेकिन 3 दिसंबर 2004 के बाद ऐसा नहीं भैया, तो जहां जन्मा है, अगर आप भारत में अपना नागरिकता चाहते हैं तो इसके लिए भारतीय राजनीति के कार्यालय में पंजीकरण करवाना होगा और पंजीकरण के बाद ही आपको भारत का नागरिकता प्राप्त होगी। समझ रहे हैं ना? तो ये चीज है वंश के आधार। अब हम जानेंगे ये पंजीकरण क्या होता है। पंजीकरण का मतलब है कि आपको एक पंजीकरण रजिस्ट्रेशन मिल गया, ठीक है, परमिट मिल गया हो कि जैसे गाड़ी का 5 साल का परमिट है, आप 5 साल रहिए, ठीक है। तो ये पंजीकरण मतलब एक उदाहरण के तौर पे समझाएं, पंजीकरण है कि आपको यहाँ पे रह के डेमो क्लास, जस्ट डेमो क्लास, ठीक है, अगर आप प्रूफ कर पाए कि आपका डेमो क्लास से आप संतुष्ट है, ठीक है, पूर्ण रूप से, तो आप ये क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पंजीकरण के मतलब वही चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहा है कि आप 5 से 7 वर्ष तक आपको इंडिया का नागरिक बनके रहना होगा, एक अच्छा नागरिक जो इंडिया के लिए कार्य को करता हो और इंडिया में बिल्कुल वो पूरा श्रद्धा से भारत को, मान लीजिए भैया हम आपको अपना घर में जगह कैसे दे दे, आप पे विश्वास होगा तभी ना देंगे। तो यही है विश्वास। पहले ये मात्र था 6 मंथ, लेकिन अब जो है वो 6 मंथ से अधिक हो चुका है। और पहले क्या है, विवाह करने वाली स्त्रियां, ये जो भारत में विवाह कर रही जो स्त्रियां विदेश की, उनको भी नागरिकता लेने के लिए इसी पंजीकरण के तहत गुजरना होगा, या भारत के बाहर जन्म लेने वाले बच्चे को भारत का नागरिकता प्राप्त करने के लिए इसी पंजीकरण के तहत उन्हें भी आगे पंजीकरण के तहत उन्हें भी जो है वो भारत का नागरिकता लेना होगा। तो पंजीकरण के तहत भी वो भारत का नागरिक बन सकते हैं। समझ रहे हैं ना? तो ये 3 हो गया। अब चलिए आगे देखते हैं। 4 नंबर में है देशीकरण, ठीक है, देशीकरण, नेचुरलाइजेशन के द्वारा अब भारत का नागरिक बन सकते हैं। वो कैसे? कुछ शर्त दिया गया है, वो शर्तों को समझ के आप, अगर आप कोई विदेशी व्यक्ति है, इसके मतलब क्या होता है देशीकरण मतलब, अगर आप कोई विदेशी व्यक्ति है, भैया हम विदेश के रहने वाले हैं, ठीक है, जैसे कि कोई व्यक्ति रेंटर को अपने यहां रखने से पहले उस रेंटर की जानकारी इकट्ठा करता है कि जिस रेंटर को हम रख रहे हैं वो इससे पहले जहां रह रहा था वहां उसका कैरेक्टर कैसा है, तब जांच पड़ताल के बाद हम किसी रेंटर को अपने रूम देते हैं। ठीक उसी प्रकार आपको अगर कोई विदेशी व्यक्ति आता है हमारे यहाँ रहने के लिए, यानी कि आप भारत में ही वो रहना चाहता है, भारत का नागरिक बन के रहना चाहता है, तो उसकी भी जांच पड़ताल होती है। और जांच पड़ताल में क्या हमें जांच करना है यह आपको जानना होगा। क्या जांच करना है से ध्यान से देखिएगा। पहला कि वह जिस देश का नागरिक है उस देश से उसका नागरिकता रद्द होना चाहिए। मान लीजिए कोई अमेरिका का व्यक्ति आता है अब बोलता है भैया हमको भारत भाग गया, क्या मजा आया भारत में। वाकई में जो भारत में आते हैं वो भारत के हो जाते हैं, इसमें नो डाउट, क्योंकि भारत ऐसा जगह ही है। तो वो बेचारा आया अमेरिका से, अब बोला भैया अब हमको यहाँ रहना है, क्या करना है। तो सबसे पहले आपका जो है अमेरिका का नागरिकता रद्द होगा। दूसरी बात है कि आपको भारत में रहने के लिए पंजीकृत कराया जाएगा, ठीक है, जो हम पिछले बता चुके हैं। पंजीकृत कराने का मतलब है कि आपको 5-7 साल यहां गुजारना होगा, ठीक है। उसके बाद आपको फिर बोला जाता है कि आप भारतीय संविधान में लगभग 22 भाषा है, उन 22 भाषाओं में से कोई एक भाषा आपको जरूर आना चाहिए, क्योंकि भाषा एक बहुत बड़ा भूमिका निभाता है। क्योंकि जो भाषा जब एक दूसरे के लोग नहीं समझते तो काफी ज्यादा कंफ्यूजन में होते हैं। कंफ्यूजन में होने का मतलब टकराव मतलब आपस में लड़ाई। क्योंकि पहले का जितना भी लूटमार होता था, जब हमारा पृथ्वी बना होगा और बहुत सारे राजाएं की कहानी आप लोग सुनते होंगे कि ये यहाँ आया इसको लूट के ले गया, वो उसको लूट गया। तो लूटमार होने का सबसे बड़ा कारण यही होता था कि उन्हें
आपस में जो है ना भाषा मेल नहीं खाता था। जब भाषा मेल नहीं खाता होगा तो ये भैया आम बोलता होगा, वो सुनता होगा इमली, ठीक है, और कुछ सुनाता होगा रामायण तो ये सुन लेता होगा महाभारत, तो ये बोलता होगा कुरान की बात तो वो बोलता होगा गीता की बात। तो आपसी में लड़ाई, यानी कि भाषा आना चाहिए ताकि ये व्यक्ति का भाषा हम समझ सकें और इसका भावना समझ सकें, ठीक है। फिर इसी में बोलता है कि उस व्यक्ति के अंदर हमारे राष्ट्र को उसको 5 साल इसलिए दिया जा रहा है कि ताकि ये पता चलेगा कि वो व्यक्ति हमारे देश के प्रति वफादार है या नहीं है, ठीक है। इससे तो इसका ये मतलब तो नहीं हो जाएगा कि हम आपको नागरिकता दे दिए तो आप इसका मतलब कुछ भी कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। नागरिकता आपको दिया गया है, आप यहाँ के नागरिक हैं, आपको हम अपने घर का सदस्य बना रहे हैं भैया। तो आपका ये नहीं है रही रेंट में रख रहे तो इसका मतलब थोड़ी ना कि जब मन तब आएंगे जब मन तब जाएंगे, नहीं, कुछ रूल रेगुलेशन है, उसको फॉलो करना होगा। आपको भारत का नागरिकता हम दे रहे हैं, लेकिन यहाँ का कुछ नियम है, उसको आपको क्या करना होगा, फॉलो करना होगा, मानना होगा, समझ रहे हैं ना। तो इसके आधार पे कोई विदेशी व्यक्ति जो है वो भारत का नागरिक बन सकता है, समझ गए ना। अब क्या है, राज्य क्षेत्र के अर्जन द्वारा भी बन सकता है। इसका उदाहरण सिक्किम है, ठीक है। सिक्किम आपका 1974 की कहानी है, जो कि हम पिछले वीडियो में आपको बतलाए भी थे। सिक्किम क्या है, कोई अलग राज्य जो भारत के अंग बनना चाहता हो, तो भैया आओ ना, स्वागत है, आप भारत का हिस्सा बनो ना, क्योंकि ये भारत है, ये सबको संभालेगा, जितने आएंगे सबको संभालेगा। बड़ा विचित्र जगह है ये, यहां हिंदू क्या, मुस्लिम क्या, सिख क्या, क्रिश्चियन क्या, बौद्ध क्या, ना जाने कितने धर्मों के लोगों को ये शरण दिया है, और कितनी जातियां, कितने विभिन्नताएं वाले लोग यहां पे बसे पड़े हैं। तो आओ ना, ये भारत है। तो भारत के लोग जो है 1974 में भारत का हिस्सा बन गए, तो क्या वहां के लोगों को भारत का नागरिकता मिलेगा या नहीं? तो क्यों नहीं भैया, आप पूर्ण रूप से हम में सम्मिलित हो गए तो आपको तो भारत का नागरिकता जरूर मिलेगा, 100% मिलेगा, ठीक है। तो अर्जित राज्य के अर्जित क्षेत्र के द्वारा भारत को जो है, भारत में मिले राज्य के, कोई नया राज्य अगर भारत में बनता है तो वहां के रहने वाले जितने भी निवासी होंगे उस सभी को भारत का नागरिकता प्रदान की जाएगी, और वो संसद के द्वारा, ठीक है। तो ये 5 तरह से हम लोग जो हैं वो भारत के नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था नागरिकता अधिनियम 1955। आगे देखते हैं, अब आगे बात करते हैं कि नागरिकता की समाप्ति। अभी तो हम जान गए कि नागरिकता आप कैसे ले सकते हैं, ठीक है, भारत के नागरिक कैसे बन सकते हैं। अब बात है भैया कि भारत के नागरिक को आप त्याग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि आप विदेश में चले गए, आप विदेश का नागरिक हो गए, तो आप इंडिया को आप त्याग दे रहे हैं कि भैया अब इंडिया में आप नहीं रहना चाहते हैं, तो यहां का नागरिकता आपको रद्द करना है। तो आपका जो है से नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार ही आप जो है भारत नागरिकता की समाप्ति 3 आधार पे की जा सकती है, की जाती है। कितने आधार? 3 आधार पे। कैसे? तो चलिए मैं आपको बताता हूं। पहला है कि परित्याग, रेनेक्सिएशन के तहत, ठीक है, यानी कि हम लोग इसको परित्याग, स्वेच्छा से, मैं इंडिया का हूं, ठीक है, मैं विदेश चला गया भैया। अब विदेश चला गया तो मान लीजिए कि मेरा वहां जॉब लग गया, ठीक है, मैं वहीं बस गया, वहीं काम धंधा करने लगा, वहां का सिटीजनशिप ले लिया। तो सिंपल सा मैं आपको पहले भी बताया हूं कि अगर मैं विदेश में जाकर सिटीजनशिप विदेश का ले लेता हूं तो इंडिया का सिटीजनशिप मेरा रद्द हो जाएगा। तो ये, लेकिन एक स्वेच्छा से, एक क्या हुआ कि हम चले गए, कभी इंडिया आए ही नहीं, वहां का सिटीजनशिप ले लिए, लेकिन एक कानूनी तौर पे मैं इंडिया को त्याग कर सकता हूं, परित्याग कर सकता हूं, ठीक है, एकदम स्वेच्छा से अपने अनुसार इसको जो है
त्याग के आगे निकल सकता हूं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि परित्याग करके हम नागरिकता की समाप्ति कर सकते हैं। दूसरा है पर्यावासन, टर्मिनेशन। ठीक है, इसके तहत भी आप जो है नागरिकता आपका रद्द हो सकता है। कैसे? मान लीजिए मैं विदेश से आया था रजिस्ट्रेशन द्वारा, ठीक है, यहाँ के नागरिकता लिया, पंजीकृत के द्वारा यहाँ का नागरिकता प्राप्त किया और यहाँ रहा। अब बहुत दिन रहा, उसके बाद मुझे लगने लगा कि मुझे अपना देश जाना चाहिए। नहीं कहते हैं, एक मूवी था, अब आ लौट चले। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अब आ लौट चले वापस अपने देश। अरे देश की मिट्टी की बात ही कुछ और है भैया। क्या क्या मन भाए विदेशों में जब देश की याद आए। आप विदेश में चले जाओ, बहुत जगह, किसी भी देश की बात है, जो जन्मभूमि का आनंद है ना, वो आनंद आपको कहीं नहीं मिलेगा। और बहुत सारे लोग जो है मजबूरी से विदेशों में चले जाते हैं जॉब के चक्कर में। जॉब रिटायरमेंट होते हैं तो उन्हें लगता है कि अब मुझे वापस अपने घर लौटना होगा। तो क्या वैसे व्यक्तियों के लिए कुछ हमारे पास है? तो बिल्कुल, कोई इंडिया में आया हो, इंडिया का लॉ बोलता है कि अगर कोई इंडिया में आया और बहुत दिनों तक रहा, अब वो वापस जाना चाहता है दूसरा देश के नागरिकता, तो स्वेच्छा से वो नागरिकता समाप्ति कर सकता है। ठीक है, इंडिया का उसका नागरिकता समाप्त हो जाएगा और वो विदेशों में स्वेच्छापूर्वक चला जाएगा। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि एक जगह का नागरिकता समाप्त होगा तभी आपको दूसरी जगह की नागरिकता दी जाएगी, है ना? तो स्वेच्छा से। तो पर्यावासन मतलब वे हुआ कि जो विदेश से आए थे, हमारे यहाँ बस गए, अब उन्हें भैया जाना है तो अब चले जाए, स्वेच्छा से चले जाए, इसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है, आप आए थे तो मैंने स्वागत किया, आपको हर अधिकार दिया, अब आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। तीसरा है वंचित किया जाना नागरिकता से। वंचित मतलब रुक रे बाबू, बहुत हल्ला कर रहा है ना तुमको क्लास से बाहर कर देंगे, यानी कि इस क्लास में तुमको बैठने नहीं देंगे पीरियड में, बहुत बदमाशी कर रहा है। वंचित मतलब कि उसकी हक से उसको क्या कर देना, वंचित कर देना, जा। ठीक है, तो वंचित में आप वंचित कब किया जा सकता है? तो अगर मान लीजिए कि रजिस्ट्रेशन द्वारा कोई व्यक्ति इंडिया में आया, ठीक है, और पंजीकृत द्वारा इंडिया में वो रह रहा हो, इंडिया का सिटीजनशिप उसको मिल गया। नहीं होता है कि भैया हमको भी अपने साथ रख लीजिए ना, अब हम तो रख लिए आपको, ठीक है, मेरे साथ, कि मैं भी आपके साथ अच्छा से काम करूंगा। लेकिन पता चला कि आप मेरे साथ धोखेबाजी करने लगे, दोस्त बन के तुमने धोखा मुझे दे दिया, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तब क्या करना है? अगर आप इंडिया में आके इंडिया का सिटीजनशिप प्राप्त करके इंडिया को आप जो हैं क्षति कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपकी नागरिकता केंद्र सरकार द्वारा रद्द कर दी जाएगी, याद रखिएगा। तो भैया जो विदेश से आए होंगे, ठीक है ना, और इंडिया का आप नागरिकता प्राप्त कर लिए हैं, तो सिंपल सी बात है कि आप इंडिया के बन के रहिए, ठीक है, ना कि इंडिया का विरोध में रहिए। अगर इंडिया का विरोध में रहिएगा तो आपकी नागरिकता छिन जाएगी। दूसरी बात है कि कोई इंडिया का, ये तो रजिस्ट्रेशन द्वारा आए व्यक्ति के लिए है, यदि इसी के अंदर एक और है कि अगर कोई व्यक्ति इंडिया में ही, भले उनका जन्म इंडिया में हुआ हो, इंडिया का वो नागरिक रहा हो, लेकिन विदेश में लगातार 7 वर्षों तक अगर वो रह जाता है तो यहां से उसका नागरिकता रद्द कर दी जाएगी। समझ रहे? मेरा जन्म यहां हुआ है लेकिन मैं लगातार विदेश में 7 साल से अधिक रह गया और दोबारा मैं यहां आऊंगा तो हमारा नागरिकता जो है वो रद्द कर दिया जाएगा। समझ रहे हैं ना? एकदम ध्यान से समझने की बात है। आगे क्या है? कोई इंडिया का व्यक्ति हो जो किसी विदेश में, किसी भी देश में जाके उसको सजा हो गया और 2 साल से अधिक सजा उसको हो गया, तब भैया तुम अपने रास्ते
इंडिया उसकी जिम्मेवारी नहीं लेगी। दैट्स मीन्स आप समझ सकते हैं क्या, मैं इंडिया का था, अब विदेश में मेरे को 2 साल से अधिक की सजा हो गई, 2 वर्ष से अधिक सजा किसी दूसरे देश में मिल जाने पे या सजा काटने पे आपकी नागरिकता रद्द कर दी जाएगी, आपकी कोई वैल्यू नहीं। अब ये तो हो गया। आगे आपका इसी में आगे है, तो आप वंचित किससे, अगर किसी शत्रु देश के पक्ष में आप कार्य करते हो तो भी आपकी नागरिकता रद्द कर दी जाएगी। जैसे क्रिकेट मैच नहीं होता है, क्रिकेट मैच में अक्सर मैंने देखा है बचपन में, मुझे तो क्रिकेट जो है वो ना तो देखना पसंद है, खेलना तो पसंद है, ठीक है, लेकिन देखना पसंद नहीं है, बट देखना चाहिए। देश दुनिया की खबर हमें रखनी चाहिए, बट उससे भी जरूरी हमें लगता है कि समाज की खबर हमें अधिक रखनी चाहिए, ताकि हमें समाज में फैले कृतियों को दूर किया जा सके। मेरा प्रयास रहता है कि लोग जागरूक हों, भले वो अशिक्षित हो, बट उन्हें समझाया जा सकता है। तो क्या होता है ना कि जीत गया पाकिस्तान और जीत गया इंडिया, तो लोग इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है तो जबरदस्त, जैसे कि हमारे देश में जो है ना वो मैच के पीछे लोग पड़ जाते हैं। इंडिया पाकिस्तान का मैच हो या हो ना हो, लोग जो हैं से गांव में पर्दे लगा लेते हैं, ठीक है, और बड़े पर्दे पे देखते हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग जो हैं इंडिया के सपोर्ट, पाकिस्तान के सपोर्ट में कुछ लोग रहते हैं, जैसा कि बोला जाता है, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो अगर आप किसी शत्रु देश के सपोर्ट में रहिएगा तो आपकी नागरिकता क्या कर दी जाएगी, रद्द कर दी जाएगी। आप अपने देश की बात ना करके दूसरे देश की बात कीजिएगा तो आपकी नागरिकता रद्द कर दी जाएगी, ठीक है। अपने घर की हालत आप बातें नहीं कर रहे हैं, अपनी घर की भलाई के लिए नहीं, बल्कि आप दूसरे पड़ोसन के बात कर रहे हैं, तो आपका क्या करेंगे, जान भैया पड़ोसने घर जाओ, काहे तो इधर रहता है, जानो तो वही खिलाएगा वही पिलाएगा, गाँव नहीं होता है जो रे ओकरे पास रहिए, वहीं खाइए वहीं पिए, वही तोड़ लिए सब कुछ हो, माई बाप कुछ नहीं हो, ऐसी कहानियां होता है ना। तो ये सब कहानियां हमारे देश के साथ भी है कि अगर आप विदेशी बात कर बे तो भैया जो विदेश में रहियो ना, काहे के इधर है मत आइयो, समझ रहे हैं ना। तो बिल्कुल इसी टाइप में है, तो ये समझिए। एक इसमें नोट महत्वपूर्ण बात है कि भारत का प्रधानमंत्री देशीकृत नागरिक बन सकता है या नहीं, ठीक है। जो विदेश का नागरिक जो पंजीकृत द्वारा इंडियन सिटीजनशिप प्राप्त करता है, वो क्या भारत का नागरिक, भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है? अरे ये इंडिया है भैया, बन सकता है, वो भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है। समझिए ना, ये एकदम सिंपल सा नोट में आपको बता दें कि देशीकृत नागरिक जो होगा, जो दूसरे देश से इंडिया में आया होगा, उसे भारत का प्रधानमंत्री वो बन सकता है। प्रधानमंत्री बनने का जो भी रूल है उसके तहत ये भी जो है भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। समझ गए ना, अपना इतना सीट लाके, और चाहे ये किसी भी पार्टी में ज्वाइन होके ये भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में वही व्यक्ति अमेरिका का प्रधानमंत्री बन सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है, जो वहां का नागरिक हो। कौन बन सकता है? जो वहां का नागरिक हो। अमेरिका का राष्ट्रपति वही बन सकता है जो अमेरिका का नागरिक हो, जिसका जन्म अमेरिका में ही हुआ, उदाहरण। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं, इंडिया में वो बन सकता है, ठीक है। तो ये था 3 आधार पे नागरिकता आपकी समाप्त की जा सकती है। परित्याग करके स्वेच्छापूर्ण, अगर आप विदेश में बस गए हैं तो स्वेच्छापूर्ण आप यहाँ के रजिस्ट्रेशन को समाप्त कर सकते हैं और विदेश का नागरिक प्राप्त कर सकते हैं। पर्यावासन द्वारा अगर आप विदेश में चले यहाँ रहे, अब आपको फिर से अपना घर लौटना, अब आप लौट चले अपने देश, तो भैया स्वेच्छापूर्वक आप जा सकते हैं। और ये स्वेच्छापूर्वक वाला नहीं है, याद रखिएगा, ये लतिया के भगाने वाला है कि तू भैया गलत किया है
तो यहाँ से भाग, तुरा यहाँ कोई जगह नहीं हो, है ना। तो ये वाला जान लीजिएगा कि थर्ड वाला जो है वो लतिया के यहाँ से भगाने वाला है। ये है, अगर आप विदेश के बारे में विदेशी शत्रु देश के बारे में अच्छा सोचिएगा, अपने देश के बारे में बुरा भला कीजिएगा तो आपको लतिया के भगा देगा। आप अपने देश के हित में काम कीजिएगा तो आपकी नागरिकता बची रहेगी। अगर देश के हित में आप काम नहीं करते हैं तो आपको लतिया के भगा दिया जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो बिल्कुल यही है। हम लोग विदेशों में बसे भारतीयों के मूल के लोगों की श्रेणियां, जो लोग विदेश में जाके बस गए हैं किसी कारण से, उनकी कितनी श्रेणियां हैं। तो सिंपल भाषा में आपको बता दें कि उनकी 3 श्रेणियां हैं। पहला श्रेणी जो है वो अनिवासी भारतीय, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं नॉन रेसिडेंट इंडियंस, जिसको शॉर्ट में NRI बोलते हैं, NRI, ठीक है। दूसरा है भारतीय मूल के व्यक्ति, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, जिसको बोला जाता है PIO। और थर्ड है भारत के सीमा पार ये नागरिक, जिसको ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया बोला जाता है, OCI। एक एक करके हम लोग टॉपिक्स का डिस्कशन करते हैं। पहला टॉपिक्स का डिस्कशन है NRI क्या है। NRI उस व्यक्ति को बोला जाता है जो भारत का ही निवासी है, भारत का मूल निवासी है, बट किसी वर्क के कारण वो दूसरे देश में जाके बस गया और वो भारतीय पासपोर्ट धारक हो, समझ रहे ना। जैसे उसे विदेश में, अमेरिका में, जापान में, न्यूजीलैंड में कहीं भी उसे जॉब लग गया और वो जॉब कर रहा है। 182 से दिन या उससे अधिक दिन, 182 दिन या उससे अधिक दिन जो है वो कहां पे, विदेश में गुजारता है। तो वैसे व्यक्ति को वीजा लेने की जरूरी है, तो बता दें वैसे व्यक्ति को वीजा लेने की जरूरी नहीं है। वो व्यक्ति वीजा नहीं ले सकता है क्योंकि वो भारत का नागरिक है भैया। वो गया है बाहर में काम करने के लिए। अब थोड़ी ना कि मान लीजिए किसी के परिवार में से कोई 4 भाई होते हैं, उसमें से 2 भाई दिल्ली, कोई कलकत्ता, कोई बिहार, कोई उड़ीसा, बंगाल, कहीं कहीं जाके बस गए, तो क्या उसे अपने घर आने के लिए पूछना पड़ेगा क्या? बिल्कुल नहीं। जब मन तब वो अपने घर आ सकते हैं। तो ये लोग भी जब मन तब ये हमारे यहाँ आ सकते हैं क्योंकि ये भारत का निवासी है। अब बात है क्या इन्हें कुछ छूट दिया गया है? तो बिल्कुल ये यहाँ का ही है, यही के निवासी है, इनको पूरा छूट है। यहाँ पे उनको जमीन खरीदने का, घर बनाने का, प्रॉपर्टीज वगैरह वगैरह जितने भी सरकारी सुविधाएं हैं वो भी इन्हें लेने की, जैसे इनके लिए प्राप्त होने वाली सारी लाभ ये लाभ उठा सकते हैं। जैसे सभी लोगों के समानता भारतीय नागरिक उपलब्ध, जैसा कि भारत सरकार समय समय पर अधिसूचना जारी कर सकते हैं और भारत सरकार के द्वारा जितने भी लाभ दिए जाएंगे वो सारे लाभ के हकदार होंगे ये व्यक्ति, NRI, ठीक है, क्योंकि ये काम के। तो चलिए आगे देखते हैं। ये समझ गए होंगे कि भारतीय मूल के व्यक्तित्व, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, मतलब वैसे व्यक्ति जो कभी भारत के निवासी रहा या ओ रहा हो या उसके मम्मी पापा कभी रहे हो भारत का, लेकिन वर्तमान में वो भारत में नहीं विदेशों में रहते हैं, तो उन्हें भारत आने के लिए क्या वीजा लेना पड़ेगा? तो बिल्कुल हाँ, उन्हें भारत आने के लिए वीजा लेना पड़ेगा, ठीक है। तो वो सारे व्यक्ति को हम लोग बोलते हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, PIO, ठीक है। और ऐसे व्यक्तियों के लिए PIO कार्ड बनाया जाता है। PIO कार्ड 2002 में ये कार्ड लागू किया गया। इसके तहत क्या है कि 15 वर्ष तक छूट दी गई कि विदेशी क्षेत्र में पंजीकरण FRO द्वारा रजिस्ट्रेशन जो है बार बार इसको अपडेट करके ये कार्ड धारक व्यक्ति जो है 15 साल तक बिना वीजा के भारत आना जाना कर सकते हैं। लेकिन कब? जब ये कार्ड बनाया जाएगा। लेकिन इसी में बोला जाता है कि जो भारत के सीमा से
लगे हुए जो क्षेत्र है उनके लिए ये कार्ड काम नहीं करेगा। जैसे पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, चीन अथवा बांग्लादेश, ये सब के लिए ये PIO कार्ड जो है वो काम बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो ये आप समझ गए कि वैसे व्यक्ति जिनके माता पिता कभी भारत के रहे हों और वो भारत आना जाना चाहते हैं, मतलब मम्मी का यहाँ प्रॉपर्टीज है इंडिया में, अब वो यहाँ आ सकते हैं, जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये व्यक्ति जो है इन्हें वोट देने का अधिकार नहीं, इन्हें मतदान देने का अधिकार है और इन्हें मतदान देने का अधिकार नहीं है। इन्हें जमीन खरीदने का अधिकार है प्रॉपर्टीज अधिक करने के लिए, लेकिन इन्हें कृषि या प्रॉपर्टीज के लिए जमीन खरीदने का अधिकार नहीं है। थर्ड नंबर क्या है, भारत के सीमा प्राय नागरिक। सीमा प्राय से आपका मतलब हो गया कि भारत देश आजाद होने से पहले या उसके बाद ऐसे व्यक्ति जो वर्तमान में विदेशों में रहते हैं बट उनका कुछ प्रॉपर्टीज या बोल सकते हैं जो कि इंडिया में है, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए भारत में क्या जगह दी गई है, तो इन्हें अपने, क्योंकि ये वर्तमान में उनका यहाँ पे प्रॉपर्टीज है और वर्तमान में वो विदेश में रहते हैं, तो वो इंडिया आ जा सकते हैं, ठीक है। तो आ जा सकते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को आने के लिए वीजा की आवश्यकता पड़ेगी या नहीं। तो आपको बता दें, जीवन भर बिना वीजा के आ जा सकते हैं वैसे व्यक्ति, NRI के जैसा जितना अधिकार इनको दिया गया है उसी टाइप में अधिकार है। बस फर्क इतना है कि ये लोग जो हैं, ये लोग जॉब के कारण विदेशों में जाके रह रहे हैं, और ये क्या है कि देश आजाद होने से बाद या पहले से ये विदेश में बस चुके हैं, बट वर्तमान में इनका प्रॉपर्टीज जो है इंडिया में अगर है, वो अंग भारत में जिसका प्रॉपर्टीज जो है वो भारत में है, तो व्यक्ति जो है वैसे व्यक्ति को बोला जाता है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, जिसको OCI बोला जाता है। वैसे व्यक्ति जो है बिना वीजा के बिल्कुल इनके जैसा आना जाना कर सकते हैं, और इन्हें मतदान देने का अधिकार नहीं रहेगा। इनको मतदान देने का अधिकार है, इन्हें नहीं रहेगा, इन्हें भी नहीं रहेगा। फिर बोलता है इन्हें लाभ, तो लाभ में इनको भी लाभ दिया जाएगा, जो भी लाभ दिया जाएगा सरकार की तरफ से इन्हें भी लाभ मिलेगा। आगे इसी में आपको बता दें कि वर्तमान स्थिति में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के तहत, आपका बता दें 2015 के तहत देखिए यहां पे PIO कार्ड 2015 के अधिनियम के तहत इसको हटा दिया गया, ठीक है। PIO कार्ड बनता था उसको हटा दिया गया, और दोनों को मिला के PIO कार्ड और आपका OCI कार्ड मिला के एक कार्ड बनाने का ही नियम लागू कर दिया गया। इस नियम में OCI कार्ड बनेगा, और इसका फायदा यह होगा कि OCI कार्ड के द्वारा ओ व्यक्ति को 4 पीढ़ियों तक इसका फायदा मिलेगा। इस कार्ड का फायदा 4 पूर्वज तक मिलेगा, यह फायदा किया गया बदलाव करके, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या है, नागरिकता अधिनियम 1955 हम लोग पढ़ रहे हैं, तो नागरिकता अधिनियम 2019 के अनुसार, ठीक है, 2019 में भी अमेंडमेंट हुआ, बदलाव हुआ, एक्ट हुआ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिशानुसार यहां पे एक और कानून बनाया गया, नागरिकता कानून। वो क्या कानून बनाया गया, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ठीक है, इसके 3 देश याद रखिएगा, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये 3 देश की
हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, फारसी अथवा ईसाई समुदाय के लोग जो हैं वो इलीगल तरह से भारत में घुस आए और रह रहे हैं। वो भारत में घुस आए और भारत के अंदर रह रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्हें कुछ राहत दी। क्या राहत दी? क्योंकि ये बांग्लादेश में इनकी संख्या कम है, अल्पसंख्यक है, वो वहां से प्रताड़ित होकर और अपनी जान बचाने के लिए ये घुस आते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एक सांप है, वो अपनी जान बचाने के लिए लोगों पे हमला कर देता है। आपको लगता होगा कि सांप दुश्मन है, बिल्कुल नहीं। वो अपनी जान बचाना चाहता है और जान बचाने के चक्कर में वो कहीं भी घुस जाता है, घर के किसी भी कोने में घुस जाता है। कभी कभी तो वो डसने के चक्कर में ऐसे ऐसे चीजों पे डंक मारता है जिससे उसे भी चोट और नुकसान पहुंचता है। लेकिन जान जो बचाना होता है तो कहीं भी घुस जाता है। कभी अलमारी में घुस जाता है, कपड़े रखे हैं वहां घुस जाता है, कभी गाड़ी में घुस जाता है, कभी जूते में घुस जाता है, ना जाने कहां कहां अपनी जान बचाने के लिए घुस जाता है। ठीक उसी प्रकार ये समुदाय जहां अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में इनकी संख्या कम है और वहां पे इनके ऊपर अत्याचार होता है, तो ये लोग जो है अपनी जान बचाने के लिए हिंदुस्तान में जो है ये इलीगल तरह से अंदर आ जाते हैं। तब क्या बोला जाता है कि जब ये आगे 1 दिसंबर 2014 से पूर्व भारत में प्रवेश किया, इससे पूर्व पहले भारत में प्रवेश किए हो और भारत में अगर ये अवैध तरह से रह रहे हो, अगर ये 11 साल से रह रहे हो, तो इनको क्या कर दिया जाएगा? भारत का नागरिकता दे दिया जाएगा कि आप भारत का सिटीजनशिप है, अब आप यहां रह सकते हैं। ठीक है। अब दूसरा बात आपको बता रहे हैं। अब इसी चीज को जो है 2019 में घटा के जो है कर दिया गया 5। अब क्या है आपका कि 11 साल था, अब इसको घटा के 5 साल कर दिया गया। 5 वर्ष से जो केवल ये लोगों के लिए, याद रखिएगा, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, फारसी और ईसाई के लिए किया गया था। इसके लेके इलीगल मुसलमान भी घुसपैठ करके इंडिया में रह रहे थे, तो उन्हें भी प्रॉब्लम होने लगा था कि हमारे लिए क्यों नहीं किया गया, जब इन लोगों के लिए है कि यहाँ। तो आपने देख लिया कि ये समुदाय को छूट दिया गया, लेकिन मुस्लिम समुदाय इसमें नहीं है। क्यों? क्योंकि ये देश मुसलमानों का है, ये देश मुसलमानों का है, ये देश मुसलमानों का है। तो इसीलिए उन लोगों को नहीं, क्योंकि आप अगर यहाँ पे आते हैं तो इलीगल तरीके से, अगर आप यहाँ पे अवैध तरीके से रह रहे हैं, ठीक है, तो आपका भरोसा नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, फारसी अथवा ईसाई का भरोसा इसलिए किया जा सकता है क्योंकि ये लोग वहां के अल्पसंख्यक हैं, वहां पे उनके ऊपर प्रार्थना हुआ, यातना किया गया, जिसके वजह से ये लोग जो है मजबूर हो गए अपने देश को छोड़ के भागने में। तो इनके लिए इंडिया शरण देता है, क्योंकि जानते हैं भारत है ये, और भारत देवभूमि कहलाता है। और भारत देवभूमि यूं ही नहीं कहलाता है, क्योंकि इस भारत में जो आते हैं, भारत उसे सदा उसके स्वागत के लिए नतमस्तक रहता है। इसीलिए लोग यहाँ दुश्मन भी आके यहाँ दोस्त बन के चले जाते हैं। ये है भारत की विशेषता। तो भारत है ये, और भारत में सभी को शरण दिया है और हमेशा शरण देंगे। ये है भारत का इतिहास। इसे समझना है तो गहराई में जाके आपको समझना होगा। तो ये तो आप समझ गए। आगे इसी में है कि असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले अवैध प्रवासियों पर यह नियम लागू नहीं होगा। याद रखिएगा, ये नियम जो है से असम, मेघालय और मिजोरम, त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले अवैध प्रवासियों पर यह नियम लागू नहीं होगा। केवल जो नियम ये लागू होगा, ये सारे राज्यों के छोड़ के बाकी राज्यों में जो घुसपैठ
किए हैं उनके लिए ये नियम लागू किया गया है। दूसरी बात है कि अगर कोई व्यक्ति OCI कार्ड धारक हो, ठीक है, कार्ड धारक हो, और ये व्यक्ति कार्ड धारक हो और इसके द्वारा किसी प्रकार का भारत देश के लिए अगर गलत किया हो, या कह सकते हैं कि आपको सरकार के द्वारा निर्मित किसी भी कानून का उल्लंघन किया, ठीक है, दिमाग से निकल गया था कि OCI कार्ड धारक जरूर हो लेकिन सरकार के द्वारा बनाए हुए कानून का उल्लंघन अगर ये करता है तो ये कार्ड उसके लिए हमेशा हमेशा के लिए रद्द कर दिया जाएगा और उस पर कानूनी कार्रवाई चालू कर दी जाएगी। ये याद रखिएगा। तो हम लोग इसको शॉर्ट में भी समझ सकते हैं। 2019 के अनुसार नागरिकता अधिनियम क्या थी? तो सिंपल सा बात था भैया कि जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से पीड़ित अपनी जान बचाने के लिए अवैध तरीका से इंडिया में घुस आए हैं, अगर वो इंडिया में 5 सालों से रह रहे हैं तो उन्हें जो है भारत का नागरिकता प्राप्त कर दी जाएगी। केवल हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, फारसी और ईसाई धर्म वालों को। दूसरी में क्या है कि यह नियम कहां नहीं लागू होता है भैया? तो असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्र में रहने वाले अवैध प्रवासियों पर यह नियम लागू नहीं होगा। तीसरा हमने बताया OCI कार्ड धारक अगर सरकार के द्वारा बनाए हुए नियम कानून को उल्लंघन करता है तो उसका OCI कार्ड हमेशा के लिए रद्द कर दिया जाएगा और उस पर कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। तो ये टॉपिक्स था आपका नागरिकता का, और हम लोगों ने नागरिकता अधिनियम 1955 को डिस्कस किए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड जो है से हमारे स्टूडेंट भाई के लिए 8-10 क्वेश्चन जोड़ करेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिलहाल के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।